सिकंदर के बारे में भी कहा जा रहा है कि उसने इस केस की तफ्तीश में एक अहम किरदार अदा किया। सिकंदर कांस्टेबल, किस तरह उसने तफ्तीश की, कौन कौन से ऐसे शवाहद थे जो कि उसने इकट्ठे करके अपने सीनियर अफसरान को दिए। सिकंदर, एक बार फिर आपसे मुलाकात हो रही है एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़ये की तफ्तीश के हवाले से। क्या किरदार है आपका ज़ारा कत्ल केस की तफ्तीश को हल करने में? सर हम लोग ना उसका ना वालिद जो है ना वो थाने में आता है, कंप्लेन करवाता है। जब हम लोग देखते हैं फिर फौरी हम लोग जो है SHO साहब और टीम जो है ना लेके ना हम लोग मौका पे पहुंचते हैं। मौका पे पहुंचते हैं तो हम लोग देखते हैं कि उस घर में ना सब लोग मौजूद हैं। उस घर में बाहर ना एक कैमरा लगा होता है। तो SHO साहब जो है ना वो उन घर वालों को पूछना शुरू कर देते हैं, उनसे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। मैं जो है ना वो कैमरा देखना शुरू कर देता हूँ। कैमरे में ना मैं कुछ चीज़ें नोट करता हूँ, जो सुबह के टाइम में ना कुछ चीज़ें नोट करता हूँ। जिस टाइम पे उसकी सास जो है ना वो बता रही होती है कि इस टाइम पे वो घर अच्छा, कितने कैमरों की चेकिंग करते हैं आप? एक कैमरा चेक। एक कैमरे की? जी बिल्कुल, मुख्तलिफ पहलुओं से। जी जी। कितने पॉइंट आप मद्देनजर रखते हैं दौरान चेकिंग? सर दौरान चेकिंग एक चीज़ तो मैं देखता हूँ कि जो उसकी सास है ना वो खाली हाथ जाती है और वापसी में ना हाथ में दुपट्टा बड़ा सा लेके चादर लेके आती है। और दूसरी चीज़ मैं देखता हूँ कि जो उसकी नंद होती है ना वो भी खाली हाथ जाती है और वापसी में ना एक बड़ी चादर लेके आती है और एक दबड़ा हाथ में पकड़ा होता है उसमें। और जो सबसे बड़ा मेन पॉइंट है, जैसे कि SHO साहब ने आपको बताया कि जो अब्दुल्ला है ना उनका, जो उसकी ननद का बेटा है, वो अब्दुल्ला ने जब गली में इंटर होता है ना, गली से लेके घर में इंटर होने तक जो है ना वो हर चीज़ को ना देखते साइडों पे ना जैसे चोर नज़रों से ना आ रहा होता गली में। अच्छा, ये तमाम चीज़ें आप ऑब्जर्व करते हो एज ए तफ्तीशी? बिल्कुल सर, मैं इन चीज़ों पे जो है ना इन चीज़ों के मुताबिक मैं SHO साहब को बोलता हूँ, सर जो है ना क्लियर है बात का ना, आपने इनकी जो है ना इंटरोगेशन करना शुरू करें ना। अच्छा, ठीक। फिर चंद मिनट बाद ना मुझे ना SHO साहब बोलते हैं कि अल्लाह का शुक्र है केस जो है ना वो ट्रेस हो गया। अच्छा, फिर आप जो है तफ्तीश को आगे किस तरह लेके चलते हैं? कैमरा आपने चेक कर लिया, आपने कुछ पॉइंट्स जो हैं वो सीनियर अफसरान से डिस्कस किए, फिर उसके बाद आगे सर यही होता है। फिर जब वो इनको लहदा करके जब इनकी तफ्तीश होती है ना तो फिर ना जो सबसे पहले ब्रेक होता है वो अब्दुल्ला होता है। आप भी इस तफ्तीशी टीम का हिस्सा रहे थे जो कि तफ्तीश करती है, मकतूला ज़हरा के जो जिस्म के हिस्से है उसको तलाश करती है? जी सर बिल्कुल, हम लोग इकट्ठे थे सारे अपना। अच्छा, फिर उसके बाद हम लोग ये एक नाला है इधर आते हैं। इधर आके हम लोग देखते हैं सारी रात तो हम लोग जो है ना टॉर्चों के साथ ना देखते हैं इधर क्या कुछ पड़ा हुआ है। DSP साहब भी मौके पे मौजूद। अच्छा, मुलज़म नवीद की गिरफ्तारी में आपका क्या किरदार रहा? सर एक चीज़ हमें ना जो है ना मेन वो समझ नहीं आती कि जो औरत होती है ना, औरत इतनी बेदर्दी से किसी को काट नहीं सकती। ना उसमें इतनी हिम्मत होती है, ना उसमें इतनी जुर्रत होती है। जो हमारे जहन में एक चीज़ बैठ गई थी कि इनके साथ में एक मर्द ज़रूर मुलव्वस है। ठीक है, तो वही बात हुई कि जब इनसे दोबारा तफ्तीश का आगाज़ किया, दोबारा इनसे पूछगिछ शुरू की, उन्होंने बताया कि हमारे साथ फ़लाँ बंदा फ़लाँ जगह का मौजूद है। तो फिर आपने उसको पकड़ लिया। अच्छा, तो कि आगे तफ्तीश कहाँ जाती है? बॉडी पार्ट्स मिल गए, चारों मुल्ज़मान गिरफ्तार हो गए, फिर तफ्तीश का रुख क्या है? अभी इसमें जो ज़रूरी काम थे जैसे DNA करवाना और DNA पार्ट्स इनके जमा करवाने, पोस्टमार्टम करवाना, वो सारी चीज़ें हमने मुकम्मल कर ली हैं। केस हमने अपना मजबूत बनाया इंशाल्लाह। इसमें जो एविडेंस हमें मिली, जैसे वीडियो की है, जैसे इजी पैसे की है, उसके बाद इनकी जो है वो उनकी पॉइंटेशन पे डेड बॉडी रिकवर हुई, मोबाइल वगैरह जो है वो जो चीज़ है हमने PFSA की टीम को भी बुलवाया, उनसे भी सैम्पलिंग की। इन्होंने जो वाशरूम था वो धो दिया हुआ था। अच्छा, जहाँ ये इन्होंने सफाकियत का मुजाहरा किया, जो उसको हिस्सों में काटा तो उसको धो दिया हुआ था। PFSA टीम की मदद से हमने उसको जो है ना वो उनके पास टेक्निक है। एक सवाल, बतौर पुलिस ऑफिसर अपने पूरे कैरियर में ऐसा कोई सफाकाना केस पहले कभी देखा है या पहले कभी हल किया इस नौयत का? ये यूनिक है, इस नौयत का पहला है, लेकिन इस तरह के केस मिलते जुलते इस तरह का ये पहला केस है जिसमें सास और नंद इन्वॉल्व। मैंने प्रोग्राम के आगाज़ में भी कहा आपको कि शायद के एक बाप की हैसियत से ऐसे अल्फाज की अदायगी मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन हक़ाइक़ आपके सामने लाना भी ज़रूरी है। ज़ारा का कत्ल नाहक था और
कत्ले नाहक छुपता नहीं। मुलजमान ने अपने तय तो ये समझ लिया था कि उन्होंने ज़ारा को कत्ल कर दिया, उसकी लाश फेंक दी मुख्तलिफ हिस्सों में। शायद कत्ल की ये वारदात कभी ट्रेस नहीं होगी। ज़हरा माजी का एक किस्सा बन के रह जाएगी। लेकिन कानून है और कानून ने अपनी मौजूदगी को साबित किया। शवाहद इकट्ठे किए, खूने नाहक चीख चीख कर कहता रहा कि मेरे कातिल मेरे अपने ही हैं। कानून ने अपना रास्ता बनाया, शवाहद इकट्ठे किए और इन मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार मुल्ज़मान इस वक्त पुलिस की कस्टडी में हैं, जिनसे मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की जा रही है। पुलिस की मुख्तलिफ टीमें तहकीकात कर रही हैं। मैं आ गया हूँ उस गली में जो कि कोटली मरला में वाक़या है। इस गली में घर है वो जहाँ पर कत्ल का वाक़या पेश आया। इस गली से इस घर में ज़हरा ब्याह कर आई थी और ये घर, जिसे मैं मक्तल गाह कहूँगा, ये किसी गैर का नहीं, उसकी खाला का घर था। और ये शादी भी कोई लव मैरिज नहीं, अरेंज मैरिज थी। अपनों के पास ब्याह के आई थी ज़हरा, खुद को महफूज तसव्वुर करती थी, अपने मुस्तकबिल को महफूज तसव्वुर करती थी खाला के बेटे के साथ शादी के बाद। लेकिन उसे क्या मालूम था कि ये घर उसके लिए जाए पनाह की बजाय मक्तलगाह बन जाएगा। उसे नहीं मालूम था कि जिस घर में वो दुल्हन बन के आ रही है, उस घर से उसकी लाश निकलेगी हिस्सों की सूरत में। वो गमज़दा बाप ये सोचकर अपनी साली को अपनी बेटी का रिश्ता दे रहा है कि बेटी खाला के घर में है, बेटी महफूज है, महफूज हाथों में है। लेकिन बदकिस्मत बाप ये नहीं जानता था कि बेटी महफूज हाथों की बजाय मौत के शिकंजे में है। अगर बदकिस्मत बाप को मालूम होता कि उसकी बेटी के साथ ये दरिंदे, इस घर के मकीन ये दरिंदे ये सलूक करेंगे, तो वो शायद कभी भी अपने जिगर का टुकड़ा इन सफाक दरिंदों के हाथों ना देता। लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? मौत बरहक है, लेकिन खुदा इस तरह की मौत और ऐसे रिश्तेदारों के शर से भी बचाए। मक्तलगाह को पुलिस ने कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से सील कर रखा है, वगरना मैं आपको अंदर के मनाजर ज़रूर